देखिए, देखो रेलवे के लिए पढ़ रहे हो तो अभी तो आप एक डेढ़ डेढ़ घंटा भी टेक्निकल पढ़ो तो सफिशियंट है, क्योंकि अभी आप ज़्यादा टाइम, ज़्यादा ध्यान ना ही दो टेक्निकल में तो ज़्यादा सही है। मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा पढ़ो सफिशियंट है। जब पहला पेपर क्लियर हो जाएगा उसके बाद पढ़ लेना आराम से। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे आरसीसी। ठीक है, यही सबसे डिफिकल्ट लगता होगा कॉलेज में शायद, उसी से शुरू कर लेते हैं। हेलो विशाल। ठीक है, देखें, तो वैसे तो टेक्निकल डेढ़ घंटा तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। घर पे जाके बस आपने एमसीक्यू वगैरह लगानी किताब से। ठीक है, इतना ही काम रहेगा। अभी तो ये कि इसको आप थोड़ा मतलब कंपनसेट कर सकते हो। मेन ध्यान आपको अभी अभी नॉन टेक में देना है, अगर रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो तो, क्योंकि प्री क्लियर नहीं होगा तो दूसरे पेपर में पहुंचोगे नहीं, और टेक्निकल का सारा रोल दूसरे पेपर में। इवन दूसरे पेपर में भी फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी, जीके आएगी, कंप्यूटर आएगी। तो मतलब कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको तो तब तक पीछे नहीं छोड़ेगी जब तक दूसरा पेपर भी ना हो जाए। तो नॉन टेक तो आपको एकदम घर पे जाके रेस्ट ही नहीं करना है, इसलिए नॉन टेक मैथ्स रीजनिंग लगाओ, टाइम मैनेजमेंट सीखो। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन लगाओ, आपको मतलब डेली करना पड़ेगा। चलो आरसीसी की शुरुआत करते हैं। ठीक है, टेक्निकल में आरसीसी शुरू कर रहे हैं। फुल फॉर्म बता दो कोई, क्या फुल फॉर्म होती है? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, कॉलेज में आरसी स्ट्रक्चर नाम से रहा होगा, तो उसका मतलब रेनफोर्स कंक्रीट है। ठीक है, दो तरह के कंक्रीट होते हैं, लाइम और सीमेंट। तो हमारे पास वैसे सीमेंट ही है, तो हम सीमेंट शब्द ना भी यूज करें तो भी आप आरसी भी बोल सकते हो। ठीक है, रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। ठीक है, रेनफोर्स का मतलब होता है ताकत बढ़ाने वाला। ठीक है, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, चलो आगे आने वाले समय में, ठीक है, वैसे कुछ आईएस कोड में आपको लिखा देता हूँ कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आगे आने वाले समय में भी जो भी चीजें हम पढ़ रहे होंगे वो सब इन्हीं आईएस कोड के बीच बीच से होंगे। ठीक है, ऐसे हमको हर बार बोलने की जरूरत नहीं कि आईएस कोड से आया है। ठीक है, पर आईएस कोड के आपको नाम याद होने चाहिए, कौन सा आईएस कोड किस नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें, हमारा जो आरसीसी में आपने आईएस कोड मिला होगा, कॉलेज में भी एग्जाम के टाइम पे भी मिलता था। ठीक है, सारे जितने भी फॉर्मूले वो सब उसमें भी हैं। वो ये कि आधे ज्यादा बच्चों को वो पढ़ना ही नहीं आता। ठीक है, या फिर एग्जाम में तो शायद दो तीन पन्ने ही मिलते होंगे, पूरा भी नहीं मिलता होगा। पूरा पूरा मिलता था, उसमें डेफिनेशन वगैरह सब रहती है फिर थ्योरी वाली। ठीक है, तो कौन सा कोड था हमारा? IS 456। ठीक है, 2000 आपको नाम याद रखना है तो आप कर सकते हो। तो वैसे 2000 के बाद कई बार ये रिवाइज हो चुका है वैसे। ठीक है, पर अभी भी एग्जाम में 2000 वाला ही ईयर लिखा हुआ आता है, तो कंफ्यूज मत होना कभी। ठीक है, कई बार रिवाइज हुआ है और कई बार इसमें बहुत सारे अपडेट हुए हैं, जो कई मतलब अगर आप नेट से डाउनलोड करोगे पीडीएफ तो पुरानी वाली ही मिलेगी हमेशा। मतलब नेट से हमेशा यही वाली डाउनलोड होती है 2000 वाली। पर इसके बाद बहुत सारे क्या हो चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं। जो आपने आईएस को डाउनलोड करते हो उसमें 80 ग्रेड दे रखे हैं, M5 से लेके M80, जबकि अब M100 तक हो गए हैं। तो मतलब वो पेज आपको अलग से डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस कोड का पूरा नाम क्या है? प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट। ठीक है, प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट। समतल तो नहीं बोलेंगे, प्लेन को मतलब सामान्य ही बोलते हैं वैसे तो। क्या बोलते हैं तुम प्लेन को? सादा सादा कंक्रीट बोलते हैं ना। ठीक है, सादा और प्रबलित कंक्रीट। तो आपको एक ये वाला आईएस कोड याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद कई बार हमको लोड, डिजाइन लोड की जरूरत पड़ेगी। डिजाइन लोड्स की जरूरत पड़ेगी, हिंदी में बोलते हैं अभिकल्पित भार। ठीक है, आप लोग भी साथ साथ में नोट करते रहो, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, तो बस वन लाइनर जैसे। ठीक है,
डिजाइन लोड में आपको ध्यान में रखना है IS 875, ठीक है, IS 875, जिसमें आपका 5 तरह के पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं IS 875 पार्ट 1 की, इसका मतलब हम किस लोड के बारे में बात कर रहे हैं? डेड लोड। डेड लोड किसे कहते हैं, बताएगा? स्ट्रक्चर का लोड, सेल्फ लोड, ये बीम का लोड, कॉलम का लोड, दीवार का भार, ये सब किस में आते हैं? डेड लोड में, ठीक है। जो चीजें स्ट्रक्चर के अंदर मूव नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती, वो सब आपका डेड लोड में काउंट होती है, ठीक है। जो चीजें मूव कर सकती हैं उसके लिए आपको IS 875 पार्ट 2 देखना होगा, ठीक है। किसका होगा वो? लाइव लोड का, ठीक है। लाइव लोड को सुपर इम्पोज लोड भी कहते हैं, आगे मैं लिखा दूंगा कहीं पे, ठीक है। अभी के लिए आप इसको बस ऐसे ही लिख दो, चल भार, ठीक है। अब लाइव लोड किसे कहेंगे? जो चीज मूव करती है, जैसे एग्जांपल स्ट्रक्चर में लाइव लोड का एग्जांपल क्या होगा? हमारा भार हम मूव करते हैं, ये फर्नीचर स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, आप कुर्सी टेबल हिला सकते हो, ये सब किसके अंदर आएगा? लाइव लोड के अंदर, ठीक है। डेड लोड के अंदर ये आपका बीम हो गए, कॉलम हो गए, ठीक है, और छत स्लैब हो गई, छत के ऊपर जो फर्श पड़ा हुआ ये हो गया, ठीक है, दीवार हो गई, जो एक बार बन गई आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, वो आपका डेड लोड का पार्ट बन जाता है फिर, ठीक है। चलिए, ऐसे ही IS 875 पार्ट 3, ये क्या हो जाएगा? विंड लोड, वायु भार, ठीक है। मतलब जिन इलाकों में विंड बहुत ज्यादा तेज चलती है, ठीक है, या कई देश होते हैं जहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं, तो वहां के लिए है, या कई पहाड़ी इलाकों में हमें ऐसे ऐसे कोनिकल शेप के छत देने पड़ते हैं ताकि विंड ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है। चलिए, IS 875 पार्ट 4, इस IS कोड में आपको क्या मिलेगा? स्नो लोड, हिम भार। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर बर्फ छत पे पड़ती है, तो धीरे धीरे छत, आपने देखा होगा कि बर्फ अगर पूरी रात भर पड़ती रही तो छत के ऊपर 10-10 फीट क्या हो जाएगी? बर्फ जमा हो जाएगी। वो भी तो पता चल रहा है स्ट्रक्चर तो अच्छा बनाया, पर बर्फ के भार से ही टूट गया, ठीक है। तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा वेट लेना पड़ता है, वो क्या हो जाएगा? आपका स्नो लोड हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपका लास्ट होगा इसमें IS 875 पार्ट 5, ठीक है। यहाँ पर जितने भी लोड हमने दिए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग में सिर्फ डेड लोड आएगा। डेड लोड और लाइव लोड दोनों, मतलब बिल्डिंग बनाई है तो किसी के रहने के लिए तो बनाई होगी, तो डेड लोड तो आएगा ही आएगा, बिल्डिंग का जो खुद का भार है। साथ ही साथ हम भी तो रहेंगे, तो लाइव लोड भी तो आएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि डेड लोड के लिए डिजाइन हो रही है, क्योंकि उसके ऊपर सामान भी तो रखेंगे, फैक्ट्री बनेगी, फैक्ट्री में मशीन आएगी, मशीन लाइव लोड का एग्जाम्पल हो जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि इन सबके कॉम्बिनेशन, डेड लोड के साथ लाइव लोड भी आएगा, ठीक है। जहां पर आपका हवा चलती है वहां पे डेड लोड लाइव लोड के साथ विंड लोड भी आ जाएगा, जहां पे बर्फ चढ़ती है वहां पे आपका स्नो लोड भी आ जाएगा, ठीक है। अगर इनके बारे में आपको जानना है तो आपको पार्ट 5 देखना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन, स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे 5 प्रकार के आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए। अब डायरेक्टली एग्जाम में SSC जेईई में पूछा जाता है कि पार्ट 3 वाला बताओ या पार्ट 4 वाला बताओ। पहले क्या था, 3 साल पहले तक बस इतना पूछा जाता था कि डिजाइन लोड के लिए कौन सा लोड, IS 875, पर अब उसका पार्ट भी पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक लोड अभी भी आया नहीं, कौन सा वाला? एक बहुत इंपॉर्टेंट लोड है, IS 1893, ठीक है। IS 1893 साल, ये साल नहीं है, ये कोड का नाम है, ठीक है। साल 2003 जो भी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये किसके लिए है?
अर्थक्वेक, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। रेजिस्टेंट बिल्डिंग, ठीक है। भूकंप प्रतिरोधी इमारत, एकदम ठंडे दिमाग से पढ़ेगी, ठीक है। ऐसे कोई जल्दीबाजी अभी नहीं है हम पे, सिलेबस निपटाने की जल्दीबाजी तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। साल लिखना होगा तो लिख लेना, ऐसे साल पूछेगा नहीं आपसे 2002, पर आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं 1893 को साल ना समझ लो, ठीक है। इसी के साथ हमें एक स्टील देखने को मिलेगा जब हम आगे पढ़ेंगे, उस स्टील को बोलते हैं माइल्ड स्टील, ठीक है, मृदु इस्पात। क्या होता है माइल्ड स्टील? प्लेन सरिया जिसमें धारियां ना बनी हो, वो क्या है? माइल्ड स्टील, ठीक है। तो इसका आईएस कोड होता है आईएस 432, ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। ऐसे ही जिस सरिये में धारियां बनी होती हैं, जो आप सुनते रहते हो टीवी में ऐड, टीरी सरिया, टाटा स्टील, जो भी है, ठीक है, जिनमें धारियां बनी होती हैं उनका नाम क्या होता है, जो हम यूज करते हैं नॉर्मली, है कौन सा? हाँ, टीएमटी बार जो आप बोल रहे हो, ठीक है। तो टीएमटी बार की हाँ, डिफॉर्मेबल बार, ठीक है। टीएमटी एक प्रोसेस हो गई, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको भी मैं आपको टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट में लिखा दूंगा। तो अभी के लिए, क्योंकि डिफॉर्मेशन आता है उसमें उसमें धारियां बनी होती हैं, ठीक है, उसका नाम क्या पड़ता है? HYHD बार, ठीक है। IS 1786, ठीक है। ठीक है, आपको ये 2002 है वैसे इसका कोड भी। अगर आपको फुल फॉर्म याद नहीं है इसकी, तो फुल फॉर्म याद रखना। एच का मतलब क्या है? हाई। वाई का मतलब यील्ड, हाई यील्ड। एस का मतलब स्ट्रेंथ, और डी का मतलब डिफॉर्म्ड, ठीक है। आगे आप बार लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। उच्च पराभव सामर्थ्य विरूपित क्षण, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ जिसकी हाई हो जाती है, किसके कारण? वो जो डिफॉर्म्ड बार आपने बनाया, वो जो धारियां बनी, उससे उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ 50% इंक्रीज हो जाती है। ये सब पॉइंट आगे भविष्य में आएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ठीक है। आईएस कोड क्या हो जाएगा? 1786। और लास्ट चैप्टर जो आरसीसी का रहता है हमारा, लास्ट चैप्टर का नाम किसी को याद है? आरसीसी में लास्ट चैप्टर क्या होता है? प्रीस्ट्रेस कंक्रीट। वैसे ये अलग सब्जेक्ट होता है, इसको आरसीसी के अंदर काउंट नहीं करते हैं। आरसीसी अलग चीज होती है, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट अलग होता है। पर क्योंकि कॉलेज में हमें उसी किताब के लास्ट पेज में दिया रहता था, तो आरसीसी के अंदर नहीं, ये अलग ही। जब आप बीटेक में पढ़ोगे इसको, तो इसकी ये अलग सेमेस्टर में होगा, इसका सेमेस्टर ही क्या होगा? अलग होगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका रह जाएगा 1343, IS 1343, ठीक है। तो ये कुछ आपको हिंदी में प्री स्ट्रेस का मतलब होता है पूर्व प्रबलित या पूर्व, आप उसको बोल सकते हो कि जिसमें पहले से ही स्ट्रेस दिया जाता है। पूर्व तनाव भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पूर्व प्रबलित कंक्रीट बोल सकते हो। चलो, इतना सफिशियंट है। ये आईएस कोड आपके भविष्य में यूज होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टील का लिखना चाहो तो IS 800 है, पर वो हम स्टील में लिखेंगे, वो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। हो गया, सबने लिख दिया? चलो, तो आरसीसी से पहले कंक्रीट क्या होता है? सिंपल नॉर्मल सामान्य कंक्रीट, सामान्य कंक्रीट क्या होता है? पीसीसी, ठीक है।
पेन ड्राइव खराब हुई क्या? चलो ऐसे ही देख लो। ठीक है, आते हैं कंक्रीट पे। सामान्य जो कंक्रीट होता है उसको पीसीसी भी कहते हैं। पीसीसी की फुल फॉर्म सबको पता ही होगी, क्या है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, हिंदी में सादी सीमेंट कंक्रीट क्या होती है? ठीक है, इसका नाम में लिखा हुआ है प्लेन है, सादी है। ठीक है, तो जो सामान्य कंक्रीट होती है उसको आप प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हो। ठीक है, मुझे काम नहीं कर रहा। पेन ड्राइव फाउंड इसमें तो। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो प्लेन सीमेंट जो कंक्रीट होती है किससे मिलके बनी होती है? क्या मिला होगा उसमें? मिक्सचर होगी। ठीक है, कंक्रीट क्या होता है? मिश्रण होता है किस चीज का? सीमेंट होता है, और कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। ठीक है, और भी है कुछ? और वाटर भी है। ठीक है, तो मेन मेन इंग्रेडिएंट तुमको थोड़ा धुंधला सा दिखाई देगा, ऑनलाइन वाले को साफ दिखता है, तो फोटो क्लियर नहीं है तो पिक्सल फट जाते हैं। ठीक है, जो जितना दूर बैठा होगा उसको फोटो उतनी साफ दिख रही होगी, जो जितना पास होगा उसको उतनी धुंधली दिखेगी। ठीक है, चलो। कंक्रीट है, कंक्रीट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? एक तो आपको देखने को मिलेगा क्या? सीमेंट। ठीक है, एक आपको छोटे छोटे जो रेत होती है, मतलब जो सैंड होती है, बालू होती है, वो किस कैटेगरी में आती है? फाइन एग्रीगेट में। ठीक है, फिर रोड़ी, रोड़ी जो होगी, ठीक है, मतलब मोटे मोटे पत्थर, वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे आपके? कोर्स एग्रीगेट में। कोर्स एग्रीगेट में। और एक आपका क्या हो जाएगा? पानी। ठीक है, तो चार चीजों से मिलकर बना होता है आपका एक सामान्य कंक्रीट। ठीक है, अगर हम बात करें इसको, चलो मैं ऐसे लिखा देता हूँ। ठीक है, इसमें, इसी में लिखा देता हूँ। तो पहले देख लो जरा, एक, दो, तीन, चार। पहले मुझे इसे पूरा करने दो, ठीक है, ताकि तुम कोई मुझसे कुछ मिठा नहीं हो तो समझ में आ जाए। ठीक है, क्या मिला होता है? सीमेंट। ठीक है, कंक्रीट में सीमेंट क्या काम करता है? बाइंडर का काम करता है, एक बाइंडिंग मटेरियल का काम करता है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है, सीमेंट क्या होता है? एक बाइंडिंग मटेरियल होता है। ठीक है, यानी कि एक बंधक पदार्थ होता है। इसका मतलब सारे जो इंग्रेडिएंट होंगे उसको आपस में बांधे रखेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए आप नोट ना भी करना चाहो, देख लो पहले एक बार, पहले समझ लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। फिर एक एग्रीगेट क्या होता है आपका? फाइन एग्रीगेट। सब देख लो पहले, बाद में कॉपी कर लेना। फाइन एग्रीगेट का मतलब होता है हिंदी में महीन मिलावा। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे कि सैंड। अच्छा, महीन मिलावा कब नाम रखा जाएगा इसका? इसका जो आकार है वो छोटा होना चाहिए किससे? 4.75 से। तो छन्नी आती है 4.75 की, जो उससे पास कर जाते हैं उनका नाम सैंड रखा जाता है या फाइन एग्रीगेट रखा जाता है। जो अटक जाते हैं उसको कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं, ग्रेवल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, 4.75 से ऊपर 80 तक ग्रेवल कहलाता है। ठीक है, अब जो अटक जाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, मोटा मिलावा कैसे पता चलेगा कोई कोर्स एग्रीगेट है? उसके साइज से। ठीक है, साइज क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? साइज ज्यादा होना चाहिए किससे? 4.75 से। ठीक है,
अब ये जो फाइन एग्रीगेट है, ठीक है, ये किस क्यों मिलाते हैं, ताकि क्वांटिटी बढ़ सके, क्योंकि हम पूरा सीमेंट यूज नहीं कर सकते और उसे स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा ओवर मिल जाएगी जिसकी हमें जरूरत है भी नहीं, ठीक है। हमें थोड़ा ना ताजमहल बनाना है कि 1000 साल तक हमारा घर टिका रहे, और हम बना भी नहीं सकते, वो बहुत महंगा बनेगा, ठीक है। तो हमें तो नॉर्मल घर बनाना है कि भाई 100 साल तक चल जाए, ठीक है, उसके बाद अपने बच्चे खुद बनाएंगे। तो ये जो रेता मिलाया जा रहा है, ठीक है, ये क्या काम करता है, वॉइड फिलर का काम करता है। मतलब क्या भरने का काम करेगा, जो उसमें रिक्तियां होंगी, जो रिक्त स्थान होंगे, ठीक है, रिक्त स्थान को भरेगा। मतलब जो छेद होंगे, रिक्त का मतलब क्या होता है, छेद, छेद वाइड्स को छेद बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोर्स एग्रीगेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कोर्स एग्रीगेट आपका सामर्थ्य बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो ये सामर्थ्य बढ़ाता है। और चौथा जो इंग्रेडिएंट है, चौथा क्या था, ठीक है, चौथा था हमारा वाटर, ठीक है। वाटर ध्यान रखिएगा, IS 456 बोलता है कैसा पानी डालना है कंक्रीट में, पीने योग्य पानी कंक्रीट में डालना है, ऐसे नहीं कि नाली का या समुद्र का डाल दिया, ठीक है। इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है क्योंकि हिंदी में तो है नहीं IS कोड, इंग्लिश में छपा हुआ है। पीने योग्य पानी को क्या बोलते हैं, पोर्टेबल वाटर, ठीक है। एग्जाम में आता है कैसा पानी, IS 456 बोलता है पोर्टेबल वाटर बोलता है, ठीक है। मिनरल वाटर मत लिखना, मिनरल वाटर क्या होता है, जो बोतलों में आता है, ठीक है, उसमें तो मिनरल मिलाए रहते हैं एक्स्ट्रा से, ठीक है। और ये कौन सा वाटर है, पोर्टेबल वाटर हो गया, ठीक है। ये पीने योग्य है, मतलब नॉर्मल जो आपका नलों से निकलता है, ठीक है, वैसा पानी, पीने योग्य पानी, ठीक है। अच्छा, पानी मिलाओगे तो पानी मिला के क्या फायदा होता है, पानी हम क्यों मिलाएंगे, क्योंकि जब तक पानी नहीं मिलाओगे तब तक सीमेंट और पानी H2O रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे तो C3S C2S, आपने सुना होगा कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, ठीक है, आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनम फेरेट, ये 4 कंपाउंड होते हैं, इनको बॉक्स कंपाउंड बोलते हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, ठीक है। ये कब बनते हैं, जब पानी मिलता है, ठीक है। तो पानी जब मिलाओगे तभी तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी और तभी उसके बाद सीमेंट सख्त होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को एक नाम दिया जाता है, ये जो रिएक्शन हो रही है पानी मिलाने के कारण जो ये कंपाउंड बन रहे हैं, इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं इसको। कोई आपसे पूछेगा पानी क्यों मिला रहे हैं, तो सबसे पहले तो पानी हम इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि सीमेंट के साथ रिएक्शन होगी तभी तो सख्त बनेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, हाइड्रेशन, ठीक है, जला योजन। तो हम पानी सीमेंट में क्यों मिलाते हैं, ताकि हाइड्रेशन हो सके, जला योजन हो सके, रिएक्शन पैदा होंगी, कंपाउंड्स बनेंगे 4 कंपाउंड, और आपका कंक्रीट सख्त होना, इस सामर्थ्य लेना शुरू कर देगा, ठीक है। साथ ही साथ जब तक पानी नहीं मिलाओगे तब तक तो मिक्स ही नहीं कर पाओगे, पानी की वजह से ही तो आप अच्छे से क्या कर पाते हो, मिक्स कर पाते हो। इसके लिए भी एक टेक्निकल टर्म है, कंक्रीट के साथ कितनी आसानी से आप काम कर रहे हो, कितने आसानी से आप उसको मिक्स कर रहे हो, इसके लिए भी एक टेक्निकल टर्म है, क्या नाम है, हाँ, वर्केबिलिटी, ठीक है। तो आसानी से हम कंक्रीट को मिक्स कर सकें, इस गुण को बोलते हैं वर्केबिलिटी, BILITY, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, सुकार्यता। आपने देखा होगा कुछ टेस्ट होते हैं, स्लम्प टेस्ट, VP टेस्ट, फ्लोट टेस्ट, ठीक है, कंसिस्टोमीटर टेस्ट, तो ये वो सब आपके सुकार्यता निकालने के लिए होते हैं, ठीक है। अब आप नोट कर लो, तो ये आपका PCC होता है, ठीक है, सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट, साइजेस वगैरह सब लिख के, पानी पीने योग्य करके, ठीक है, आराम से कॉपी कर लो, जल्दीबाजी नहीं है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी खुद ही नोट्स बनाएं, क्योंकि मैं किसी को PDF नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बनाता ही नहीं हूँ ये सब है, ठीक है। तो अपने आप बनाओ अपने नोट्स। चलो, देखो आप उतारते रहो, ऐसी डिस्कशन भी करते रहते हैं। जब कंक्रीट नहीं था उससे पहले भी तो घर बनते थे, तब कैसे बनते थे, चावल से, हैं? अच्छा, अच्छा, तो उड़द की दाल भी होती है वैसे तो, FRI तुम्हारा उसी में बना हुआ है।
तो बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है काफी सारे, इसके अलावा भी काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनमें बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो लाइम होता था इससे पहले, लाइम कंक्रीट, मतलब सीमेंट कंक्रीट से पहले क्या होगा, लाइम कंक्रीट। लाइम कंक्रीट लाइम स्टोन से मिलता है, थोड़ी महंगी प्रोसेस होती है। सीमेंट में सबसे ज्यादा कंटेंट अभी भी किसका होता है, लाइम का होता है, 65% लाइम ही होता है अभी भी, ठीक है। लेकिन पुराने जमाने में आपको पता होगा, तो पुराने जमाने में सब लोगों के पास पक्के घर नहीं होते थे। जो अमीर लोग होते थे, उच्च क्लास के लोग होते थे, वही पक्का घर बनाते थे पुराने जमाने में, मतलब 1800 में, ठीक है। अब आपके मतलब नॉर्मल जो हम जैसे सामान्य लोग होते हैं, उनके घर या तो लकड़ी के होते थे या मिट्टी के होते थे। ये तो जब आपका सीमेंट आ गया, सीमेंट की खोज कब हुई, 1824 में, ठीक है। किसने की थी, जोसेफ और एस्पिडिन ने, ठीक है। तो याद रखने ये सारे पॉइंट, अभी इतना मत लिखो, कोई बात नहीं, अपने टाइम पे हर एक सब्जेक्ट में आएगा। तो 1824 में जब सीमेंट की खोज हो गई, उसके बाद सीमेंट, लाइम तो महंगा था, तो सीमेंट थोड़ा उससे क्या हो गया, सस्ता हो गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन शुरू हो गया, फैक्ट्रियां बनने शुरू हो गई, तब जाके घर बनाना शुरू किया लोगों ने। तो बहुत बाद में घर बने हैं, ठीक है। आपके उससे पहले लाइन के बनते थे, या फिर ये आपके जो देसी जुगाड़ होते हैं जिनमें बाइंडिंग प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी, ठीक है, उनसे बना देते थे। वरना नॉर्मली 100-150 साल पहले ज्यादातर लोग लकड़ी के ही घर में रहते थे, ज्यादातर, ठीक है। चलो, इसलिए रहते अब, इसका फायदा, ये फायदेमंद भी तो था, तो कंक्रीट क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है, ठीक है। कंक्रीट सख्त हो जाएगा, हो गया सबका, हो गया, ठीक है, हो गया। ओम, कॉपी कर लिया, छोटा तो नहीं कुछ, पक्का, ठीक है। एडवांटेज ऑफ पीसीसी, बताइए पीसीसी के लाभ। पीसीसी के लाभ, ये हम पीसीसी तो पढ़ा अभी तक, ये सब क्या था, ध्यान, ध्यान है ना, ये कंक्रीट को ही क्या बोलते हैं, पीसीसी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके फायदे हैं, इसलिए तो हम इसको यूज कर रहे हैं आज की डेट में। क्या फायदे हैं इसके, हम्म? एक तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, आप लकड़ी का घर बना दो, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ कमी मिलेगी, ठीक है, लकड़ी से कंपेयर करते हैं, मिट्टी से कंपेयर करते हैं, क्योंकि जब आपको किसी के फायदे बताने हो तो उसका कंपैरिजन किसी से करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं लकड़ी से इसका कंपैरिजन करता हूँ और मैं इसके लाभ देखूं कि पीसीसी के लाभ क्या है, ठीक है, लाभ मतलब एडवांटेज, तो लाभ यह है कि एक तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ, आप इसे बोल सकते हो मोर स्ट्रेंथ, मोर स्ट्रेंथ, ठीक है, अधिक सामर्थ्य होती है। मिट्टी के घर, लकड़ी के घर पानी से क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, ठीक है, ये पानी से खराब नहीं होता, तो आप इसे बोल सकते हो क्या है ये, वाटर रेजिस्टेंट, यानी कि जल प्रतिरोधी, ठीक है। आग लगती है इसमें, आग नहीं लगती, जबकि स्टील में भी आग लग जाती है, पिघल जाता है, ठीक है। लकड़ी में तो लगती लगती है। तो एक तरीके से जो कंक्रीट है वो क्या है आपका, फायर रेजिस्टेंट, ठीक है, अग्नि प्रतिरोधी, अग्नि प्रतिरोधी। और चौथा आपके सामने यही है, यहाँ पर आप कंक्रीट को देखो या सीमेंट को देखो, ट्राइंगल, मतलब वैसे ट्राइंगल तो नहीं बोलते इसको, प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो क्यूबिकल भी बना रखा है, सिलेंड्रिकल भी बना रखा है, जो मर्जी आपकी शेप है वैसा बना दो। तो सबसे बड़ा फायदा तो इसका यही है, कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप, कैन बी मोल्डेड इन एनी शेप, किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, ठीक है, किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, सबसे बढ़िया एडवांटेज इसका यही है, ठीक है। चलिए,
फिर भी पीसीसी यूज नहीं होता है ना। हम क्या यूज करते हैं, आरसीसी यूज करते हैं, पीसीसी अब भी यूज नहीं करते, जबकि उसके फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी इसमें एक कमी है। ठीक है, कर लो पहले, लिख लो पहले आराम से। हो गया, ठीक है। ये तो आपने एडवांटेज लिख लिए, लेकिन अभी भी इसमें क्या है, एक लिमिटेशन है, एक कमी है। ठीक है, लिमिटेशन मतलब कमी। क्या लिमिटेशन है इसकी? इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो अच्छी होती है, लेकिन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ वो कमजोर होती है। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जानने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक 150 बाई 150 का एक क्यूब बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ जानना चाहते हो तो कौन सा टेस्ट करना पड़ता है? स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट करना पड़ता है। सिलेंड्रिकल शेप बनी, बेलनाकार है, ठीक है, इस पर सिलेंड्रिकल टेस्ट करना पड़ता है। चलिए, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है। ठीक है, तो ये इसकी एक सबसे बड़ी कमी है, इसलिए हम डायरेक्टली कंक्रीट ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं कि इसकी एक लिमिटेशन भी है। ठीक है, लिमिटेशन मतलब कमी। क्या कमी है? वेरी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, STRENGTH। ठीक है, कंक्रीट की तनन सामर्थ्य बहुत कम होती है। अब आपसे एग्जाम में पूछता है कितनी होती है। ठीक है, तो इतनी होती है कि अगर आपका कोई कंक्रीट, इसको पिचकाओ आप किस वजन से, 100 किलो के वजन से आप इसे पिचका दो, ये झेल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे खींचू, अगर मैं इसे खींचू सिर्फ कितने वजन से, 10 kg के वजन से, ये टूट जाएगा। मतलब दबाव तो ये 100 kg का झेल रहा है, लेकिन जब खिंचाव डाल रहे हैं तो 10 kg में क्या है, टूट जा रहा है। ठीक है, तो दबाने की जो सामर्थ्य होगी उसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे, और खींचने की जो सामर्थ्य होगी उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत कमजोर होती है। ये 10 100 का कितना परसेंट हो गया है? हाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंक्रीट की या पीसीसी की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो मात्र 10 से 12, इसलिए 10% लिखो। ठीक है, 10% होती है किसका, ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, जिस भाषा में आपको लिखना है आप उस भाषा में लिख लो, मैं दोनों में करा रहा हूँ आपको। ठीक है, आपको जहां पर समझ में आता है उतना ही उतारो। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको हर एक लाइन उतारनी है। आपको जो लगता है कि चलो ये तो मुझे पता है, तो उसको मत उतारो। ठीक है, संपीड़न सामर्थ्य का 10%। अच्छा, अगर फ्रैक्शन में पूछेगा तो 10% को क्या लिखोगे, 1/10, 0.1। तो ऑप्शन देख लेना कौन सा मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के पीसीसी में एडवांटेज तो है, लेकिन नुकसान, नुकसान मतलब नुकसान तो नहीं बोलेंगे, कमी बोलेंगे इसको। ठीक है, एक कमी है, कमी यही है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, बहुत कमजोर होती है। ठीक है, अब इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, जो इंग्रेडिएंट हमने इसमें यूज किए हैं उनमें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का कोई फैक्टर दिख नहीं रहा। ठीक है, इसका मतलब बाहर से कोई आएगा, इसमें हमें कुछ बाहर से मिलाना पड़ेगा, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाए। ठीक है, तो जो पदार्थ सामर्थ्य बढ़ाता है, पदार्थ भी नहीं बोलेंगे, जो सामर्थ्य बढ़ाता है, ठीक है,
जो सामर्थ्य बढ़ाए उसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट। ये कोई टेक्निकल सब्जेक्ट का शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। डिक्शनरी में ढूंढोगे तो रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है ताकत बढ़ाने वाला, ठीक है, ताकत बढ़ाने वाला। हिंदी में टेक्निकल मतलब हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? प्रबलन। प्रबलन का मतलब जो और बल दे, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने अब ये खोजना शुरू किया कि कंक्रीट की टेंशन स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जाए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ चीजें आपको मिलानी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखो क्या क्या मिला। हमें जाहिर सी बात है कि कंक्रीट है, कंक्रीट की कौन सी स्ट्रेंथ कमजोर है? टेंसाइल स्ट्रेंथ कमजोर है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के तौर पे ऐसा मटेरियल डालेंगे जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मजबूत हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई जगह जो लोअर ग्रेड के काम होते हैं वहां पर आज की डेट में भी बैम्बू यूज होता है, ठीक है। तो बैम्बू भी एज अ रिइंफोर्समेंट हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। अच्छे रिजल्ट आपको किस में मिलेंगे? अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे किसमें? स्टील में, ठीक है। अभी भी जो छोटे मोटे काम होते हैं या जो गरीब देश होते हैं वहां पर कंक्रीट के अंदर बैम्बू डाला जाता है। बहुत जब कोई बहुत ही पिछड़ा काम होगा वहां पर भी जहाँ पर बैम्बू की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाएगी वो इसका यूज करते हैं, मगर ये ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। यहाँ पर फर्श वगैरह में आप यूज कर सकते हो, पर ये बीम कॉलम में इसको यूज करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपकी इच्छा है, इसको आप नॉलेज के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो। रिइंफोर्समेंट के तौर पे हम क्या क्या यूज करते हैं? बैम्बू और स्टील यूज करते हैं, ठीक है। बैम्बू तुम्हारी इच्छा है, इसको लिखना वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। इसको एग्जाम में मत, ये बस तुम्हारे नॉलेज के लिए कि बैम्बू यूज होता था, ठीक है, मगर वो अलाउड नहीं है। तो देखा जाए तो नियम के अनुसार उसे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छे रिजल्ट आपको किस में मिले? स्टील में मिले। जब हमने कंक्रीट के साथ क्या यूज किया? स्टील यूज किया, ठीक है। और जब हमने कंक्रीट के साथ स्टील यूज किया, देखो पीसीसी तो था ही हमारा, ठीक है, पीसीसी तो चल ही रहा था, उस पे आपने और क्या मिला दिया? रीइंफोर्समेंट मिला दिया, ठीक है। रीइंफोर्समेंट के तौर पे हमने मेनली इसमें क्या मिलाया? स्टील मिलाया, और आज तक हम स्टील ही मिला रहे हैं, बस हमने स्टील के अपग्रेड किया है, ठीक है। और दोनों को मिला के इनका नाम क्या पड़ गया? आर सीसी। तो पीसीसी और इन्फोर्समेंट दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं? आरसीसी बोल देते हैं, ठीक है। रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, फुल फॉर्म तो हम लिख चुके हैं पीछे, ठीक है। समझ में आया? पक्का? चलिए, तो आजकल हम आरसीसी यूज करते हैं, ठीक है। आरसीसी का मतलब क्या हो गया कि उसमें कंक्रीट भी होगा और रिइंफोर्समेंट भी होगी, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, आरसीसी शब्द किसने दिया है? आरसीसी टर्म ऐसा ऐसा आता है लिखा हुआ, कॉइन्ड बाई, मतलब आरसीसी जो शब्द है ये किसने दिया है? तो साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान में रखना है। स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती है, ठीक है। कोइग्नेट, फ्रांसिस कोइग्नेट, ठीक है, फ्रांसवाइस कोइग्नेट बोलेंगे वैसे इसको। ये आरसीसी ने दिया है, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर आपको नोट करके लिखना है एक्स्ट्रा में तो नोट बस आप ये लिख सकते हो कि जो सीमेंट की खोज थी, अगर आपको याद नहीं रहता तो किसने की थी? जोसेफ एस्पडिन ने, ठीक है। इसमें आपको साल भी याद रखना पड़ेगा, 1824, ठीक है। कौन सा सीमेंट था? पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड जगह का नाम था, ठीक है। वहां पे एक पत्थर पाया जाता था तो उसका सीमेंट का रंग भी पत्थर जैसा हुआ, तो उसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट पड़ गया। हो गया? अभी जो सिंपल सिंपल चीजें चल रही है, आगे चल के डिजाइनिंग है पूरी। चलो, तो थोड़ा इसको देखते हैं। आरसीसी मिला हुआ है किससे? पीसीसी और स्टील से, मतलब मेनली स्टील से, ठीक है। तो पहले कंक्रीट को ही देख लेते हैं। अगर हम कंक्रीट की बात करें तो कंक्रीट की जो डेजिग्नेशन है, ठीक है, वो ऐसे किया जाता है, M20, M30, M40 ऐसे, ठीक है। तो
यहां पर m का मतलब क्या होता है? m का मतलब क्या है? m का मतलब है ये मिक्सचर है, ठीक है। m का मतलब क्या है? मिक्सचर। और ये 20 का मतलब क्या है? 20 का मतलब है कंक्रीट की क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। या आप इसे ये भी बोल सकते हो, कौन सी स्ट्रेंथ? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है। कब? कितने दिन बाद की? 28 दिन बाद की, ठीक है। एक 150 बाई 150 का क्यूब बनाया जाएगा, ठीक है। उसे पानी में भिगो के क्योरिंग वगैरह वेल करके 28 दिन बाद नापा जाएगा और देखा जाएगा उसकी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, ठीक है। तो 20, अच्छा ये भी ध्यान रखना, 20 की यूनिट क्या होगी? 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेगा पास्कल। तो अगर मेगा पास्कल लिखा हो तो भी उसका मतलब वही रहेगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिखा हो तो भी उसका मतलब वही रहेगा, ठीक है। हो गया? कर लो आराम से, पहले आराम से अपने हिसाब से जैसा लिखना चाहो कि आपको 2 महीने बाद भी समझ में आ जाए पढ़ा हुआ, वैसे लिखो, ठीक है। इसलिए मैं हर एक शब्द को हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, ताकि आपको लैंग्वेज का ऐसा ना लगे कि चलो इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है, बस फायदा ये है, ठीक है। विशिष्ट सामर्थ्य बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। बस ध्यान रखना, जिस भी भाषा में पढ़ो, आपको उसको बहुत हैबिट में डालना पड़ेगा अपनी, क्योंकि अब वो समय है जहां पर क्वेश्चन पढ़ के फिर उसका अनुवाद करके फिर समझ के हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ के वो वाला टाइम नहीं रहा। अब तो आपको ये कि आपने पढ़ा और पढ़ते पढ़ते आपको क्वेश्चन में समझ आना चाहिए क्या करना है। तो क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको लिमिट है ना, हमको 30 सेकंड के अंदर सवाल करना है। अब ये वाला समय नहीं है कि आप एक बार हिंदी में पढ़ो एक बार इंग्लिश, इसलिए आप एक ही की आदत डालो, या तो हिंदी की आदत डालो या इंग्लिश की आदत डालो, ठीक है। कभी भी दोनों की आदत मत डालना। एक बार पढ़ लिया इंग्लिश में फिर उसका अनुवाद देख लिया हिंदी में, उससे आपका टाइम बहुत खपेगा, वो आदत बाद में आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगी बहुत ज्यादा। चलो, आए समझ में? 20 का मतलब 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। क्या होती है ये? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या इसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो मतलब मैं पढ़ाऊंगा आपको, अभी ये आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। कितने दिन बाद? 28 दिन बाद। 150 बाई 150 का क्यूब होता है। अभी मैं इसकी टेस्ट वगैरह भी लिखाऊंगा आपको, ठीक है, क्या करते हैं इसमें। चलो, ये तो है आपका कॉन्क्रीट। अगर हम बात करें ग्रेड की, तो हमारे कहाँ से शुरू जाते हैं ग्रेड? M5 से ही शुरू जाते हैं, ठीक है। इसमें जो रेशियो होगा वो ऐसा होगा, सीमेंट इस टू सैंड मतलब फाइन एग्रीगेट इस टू कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, ऐसा कुछ रेशियो आप बना सकते हो। चलिए, हमारे पास जो ग्रेड है वो है आपके M5, ठीक है। चलो, पहले सारे लिखो क्या, ठीक है। क्या होता है इसका रेशियो? 1:5:10, ठीक है। आपको मतलब जैसे तैसे करके ये याद करना है, फिर इसका दुगना कर देना है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। M5 के बाद क्या आता है? हाँ, तो बस आपको एक तो ये भी रखना पड़ेगा, तो आपको सारी टेबल याद हो जाएगी। अच्छा, सब थोड़ा देर के लिए यहाँ देख लो, एक बार देख लो इसको, ठीक है, फिर उतार लेना, कुछ भी चीज छूटेगी नहीं तुम्हारी।
पर तुम ऐसा मत, मतलब उतारने के चक्कर में चीज मत छोड़ देना। M10 है, M10 के बाद क्या आता है? M15, M15 के बाद क्या आता है? M20। ठीक है, ध्यान रखना, याद यहीं तक करना होता है। ठीक है, यहां तक के जो ग्रेड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल मिक्स। मतलब अगर मुझे M20 बनाना हो तो मैं इस रेशो का यूज कर सकता हूँ। अभी मुझे पूरा करने दो, ठीक है, तब उतारना। इससे नीचे भी ग्रेड होते हैं, ठीक है, जैसे कि M25, M30, M35, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन इससे नीचे आप रेशो याद नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम में आ जरूर जाता है पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे नीचे जो रेशो होते हैं, इससे जो नीचे आएगा वो किसके अंदर आते हैं? डिजाइन मिक्स के अंदर। अब ये नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स का मतलब क्या हुआ? देखो, जो नॉर्मल सामान्य कार्य होते हैं M20 तक ही होते हैं। ठीक है, उसमें जो रेशो यहाँ से निकलेंगे वही यूज करते हैं। डिजाइन मिक्स में क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूँ M25 से आप बनाओ, अब ठीक है, पहले मैं रेशो लिख देता हूँ। ठीक है, सब ध्यान देना, ये पहली टर्म तो हमेशा क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। ठीक है, इस टू इस टू इस टू इस टू इस टू इस टू। ठीक है, 5 से छोटा क्या होता है? 4, 4 से छोटा क्या होता है? 3, 3 से छोटा क्या होता है? 2। एक एक माइनस करना है, बस यहीं तक। ठीक है, अब आधा माइनस करना है। आधा माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1.5। आधा माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1। आधा माइनस करोगे तो मतलब अब माइनस मत करना। ठीक है, ये ध्यान रखना, M30 का ये रेशो गलत है। गलत का मतलब ये, मतलब हमारे जो किताबों में दिया है उस हिसाब से, मगर मैंने आपको पहले बताया 25 और 30, इसका आपको ग्रेड दरअसल बनाना पड़ता है, याद नहीं करना, क्योंकि ये डिजाइन मिक्स में आते हैं। मतलब इंपॉर्टेंट कामों में कभी भी जो पहले से निर्धारित रेशो होते हैं उनका भरोसा नहीं करते, आपको साइड में खुद से बनाना पड़ता है ये वाला ग्रेड। ठीक है, अभी इसका मतलब समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो इसका दुगना कर दो, तो M7.5 क्या हो गया? 148। इसका दुगना कर दो, 3 का दुगना 6, 2 का दुगना 4, 1.5 का दुगना, सॉरी 1.5 का क्या होता है? 3, इसका 2, इसका 1 ही होता है। पर मैंने पहले बताया ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे? ये साइड में पता चलेंगे जब काम चलेगा। ठीक है, तो M20 तक को बोलते हैं नॉमिनल मिक्स। ठीक है, ये ग्रेड आप बना सकते हो। मतलब जैसे मैं आपको बोलूँ M20 बनाओ, तो 1, 1.5, 3 का ले लो मसाला। ठीक है, 1 किलो सीमेंट ले लो, 1.5 किलो सैंड ले लो, और 3 किलो कोर्स एग्रीगेट ले लो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ M25 बनाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको जो कंस्ट्रक्शन साइट होगी, उसकी जो आपकी बैचिंग प्लांट होगा, वहां पे डिजाइन करना पड़ेगा। ये 1 किलो लेना पड़ेगा सीमेंट, 1 किलो सैंड लेना पड़ेगा, और 2 किलो क्या लेना पड़ेगा? कोर्स एग्रीगेट। और वहां पे साबित करना पड़ेगा कि इसकी सामर्थ्य कितनी आती है, 28 दिन बाद 25 आती है, तब इसको माना जाएगा वहां पे साइट पे। क्योंकि ये जो स्ट्रेंथ है, ये ह्यूमिडिटी 90% आर्द्रता होनी चाहिए लेबोरेटरी में। ठीक है, उन सब चीजों पर निर्भर करती है। क्यूरिंग कैसे की आपने, अच्छे से की कि खराब से की, उन सब चीजों पर निर्भर करती है। तो बड़े कामों में हम रेशो पे भरोसा नहीं करते। इससे ऊपर जो छोटे काम है उस पर सामान्य कामों में कर लेते हैं। इसलिए मतलब इनको अलग अलग रखा गया है। इसको डिजाइन मिक्स बोला गया है, सॉरी, इसको इसको क्या बोला गया है? नॉमिनल मिक्स बोला गया है। ठीक है, तो ये रेशो याद हो जाएंगे, याद करने हैं, क्योंकि किसी का कोई ना कोई रेशो हमसे पूछा जाता है एग्जाम में, खास करके M20, M15 और 25 का। ठीक है, 25 को तो नहीं पूछा जाएगा, टेक्निकली देखा जाए तो 20 और 15 का पूछा जाता है मोस्टली। ठीक है, अब जैसे M20, M30, ये तो कंक्रीट के ग्रेड हो गए। स्टील के भी होते होंगे फिर कुछ, है किसी को याद? कॉलेज में पढ़ा होगा, कौन सा सेमेस्टर में होता है ये? RCC 6 सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 5th में होता होगा शायद। तब तो भूल गए होंगे। 5th में तो वही चलता है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और ये सब कुछ जो फालतू सब्जेक्ट होते हैं। बस एक ही सब्जेक्ट होता है उसमें काम का, स्ट्रक्चरल ड्राइंग 6th में, सॉरी 6th में होता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। उसमें बच्चों के सबसे कम नंबर आते हैं। चलो, हो गया? समझ में आ गया? नोट कर लो, कर लिया नोट? कर लो पहले आराम से।
जल्दीबाजी में कुछ भी मत करना, छोड़ना कुछ भी मत। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ मेरे को रोक लिया करो, ठीक है, मतलब बता दिया करो क्या छूट गया तुम्हारा। और ये पूरा ठंडे दिमाग से पढ़ने वाला सब्जेक्ट है, इसमें आगे डेरिवेशन हैं, लंबे लंबे फॉर्मूले हैं। हो गया, चलो ठीक है। ऐसे ही हमने स्टील के ग्रेड भी डिसाइड कर रखे हैं। वैसे स्टील में मेनली हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से 3 ही ग्रेड है, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे ग्रेड होते हैं, ठीक है। और हमें तो एग्जाम से मतलब है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें काम का है। हमारे पास सबसे पहला ग्रेड क्या आता है, एफ ई 250, ठीक है। उसके बाद आएगा एफ ई 400, सॉरी 415, और एक तीसरा आएगा एफ ई 500, ठीक है। चलो, इसको बोला गया है माइल्ड स्टील, इन दोनों को बोला गया है एच वाई एच डी बार, ठीक है। मेन रिइंफोर्समेंट के तौर पे मिनिमम एफ ई 415 ही यूज होता है। आगे हम ये सब नियम लिखेंगे। एफ ई 250, जैसे पीछे एम का मतलब क्या था, मिक्सचर, वैसे ही एफ ई का मतलब भी कुछ होता होगा। एफ ई याद करो, 11वीं 12वीं में केमिस्ट्री पढ़ी होगी। आयरन का लैटिन नेम, लैटिन भाषा में आयरन का नाम क्या होता है, लैटिन भाषा में आयरन का नाम क्या होता है, फेरम, ठीक है। दरअसल आयरन को ही बोलते हैं, मतलब स्टील को ही बोलते हैं, ठीक है। तो आयरन लोहा, ठीक है, वो आपका फेरम कहलाता है, वहां से एफ उठाया गया है, ठीक है। और ये जो 250 है, 250 का मतलब क्या है, 250 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। कौन सी स्ट्रेंथ होगी, क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, नहीं, क्योंकि डाले इसके लिए किसके लिए गया था, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। असल में टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तनन सामर्थ्य, ठीक है। और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। लेकिन किसकी, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ तो पीछे भी लिखा था हमने, ठीक है, तो आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा फिर। हाँ, यहाँ पे पूरा पूरा लिखना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ किसकी, ऑफ, ये तो किसका था, कंक्रीट का, ठीक है। M20 में 20 होता है कंक्रीट का, वैसे यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, ठीक है। इस्पात की विशिष्ट सामर्थ्य या अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, अभी आगे हम डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। आज तो मैं लिमिटेड ही कराऊंगा आपको बाकी। ठीक है, हो गया। आज मैं छोड़ कम ही करा रहा हूँ, क्योंकि अभी एक सेशन कल भी आएगा, फिर बेसिक बेसिक अगर पूरा हो गया तो उसके बाद कोई बीच में आता है तो समझ में कुछ नहीं आता, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने करते हैं। कल हम जो फर्स्ट चैप्टर में कुछ चीजें हैं, फॉर्मूले वगैरह हैं, वो कल से शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे अब आने वाला है आपका फॉर्मूला, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिक, सॉरी मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के फॉर्मूले आते हैं इसके बाद, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आता है, और कुछ एक आध फॉर्मूले, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन, उससे बनने वाला फॉर्मूला, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जैसा होता है वैसे एक कैरेक्टरिस्टिक लोड भी होता है, उसके डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो काफी चीजें वैसे पढ़ने के लिए, ठीक है। वैसे नॉर्मली हम 1.5 घंटे का रखेंगे सेशन, मगर आज हम 1 घंटे के रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कल इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं नहीं चाहता कि जो नया बच्चा है उसको फिर सब ऊपर सर के ऊपर से जाए, क्योंकि 3 दिन बाद फिर किसी को नया नया को बिठाना नहीं, बिठाएंगे भी नहीं, क्योंकि फिर उसके समझ में कुछ आएगा नहीं। चलो,
तो आज घर पे जाके जो भी आपने मैथ्स में पढ़ा एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करना, ठीक है। जो आपने बायोलॉजी में पढ़ा उसको भी थोड़ा रिवाइज करना, टेक्निकल में भी थोड़ा थोड़ा देखते रहना, ठीक है। कोई प्रैक्टिस बुक ले लो, खरीद लो, उससे प्रैक्टिस भी करो फिर, ठीक है। आज के लिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी इतना ही था, मैथ्स रीजनिंग। और सुबह जो 8 बजे क्लास चल रही है, ठीक है, जिसको करनी है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के यहाँ पर भी होगा वो। अरे वो उधर उधर से चल रही है, सारा जब पढ़ा